विश्लेषण करेंगे ट्रांजिट अग्रिम जमानत की। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इसी तरह से दूसरे वीडियो बनाते रहे और हम मोटिवेट होते रहे। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। ट्रांजिट अग्रिम जमानत के अर्थ का जिक्र जमानत आपराधिक प्रक्रिया संहिता में मौजूद एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में न रखने के लिए स्वतंत्रता का विकल्प प्रदान करती है। व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद कार्यवाही के दौरान यह गैर जमानती अपराध के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रत्याशा के मामले में जमानत की याचिका दायर की जा सकती है। हालांकि ट्रांजिट अग्रिम जमानत एक अवधारणा है जो अग्रिम जमानत के दायरे में ही आती है। अग्रिम जमानत दो कारणों से अस्तित्व में आई है। एक, पुलिस की गिरफ्तार करने की शक्तियों पर न्यायपालिका की कमजोर निगरानी है, क्योंकि अधिकारियों को व्यक्तिपरक यानी कि सब्जेक्टिव रूप से संतुष्ट होना पड़ता था कि गिरफ्तारी की शक्तियों का उपयोग किया गया था जैसे कि उनका इरादा था, और मनमाने ढंग से गिरफ्तार में मामले में शायद ही कोई प्रतिबंध भुगतना पड़ा। दूसरा कारण पुलिस पर राजनीतिक प्रभाव था, क्योंकि राजनेता अपने प्रतिद्वंदियों को सलाखों के पीछे डालने और जनता का नैतिक समर्थन हासिल करने के लिए पुलिस की गिरफ्तार करने की शक्तियों का इस्तेमाल किया करते हैं, और यह भी खासकर जब चुनाव से कुछ दिन पहले एक विशिष्ट समय पर खासकर किया जाता है। तो ऐसे में यह एक अनैतिक लेकिन प्रभावी उपकरण बन जाता है। 1973 में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू किया गया, यानी कि भारत के कानून में अग्रिम जमानत की धाराएं जोड़ी गई। तब से प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार मिला है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जा रहा है तो वह कहीं भी जाकर अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यह प्रत्येक भारतीय का अधिकार है। इसके अलावा यह ट्रांजिट शब्द एक अधिकार क्षेत्र से गुजरने की क्रिया के लिए है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत किसी को तब ही दी जाती है जब उन्हें किसी भिन्न अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार होने की आशंका होती है। जिस अधिकार क्षेत्र में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी और राज्य में या किसी और जगह पर कोई गुनाह रजिस्टर किया गया है और इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में इस कारण का उपयोग कर जिस राज्य में वह रहता है उस राज्य की हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए मांग कर सकता है, और इसी जमानत को ट्रांजिट अग्रिम जमानत कहा जाता है। अब हम ट्रांजिट अग्रिम जमानत की वैधानिक प्रासंगिकता के बारे में जानते हैं। जब ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधारणा पर चर्चा की जाती है तो यह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक अधिकार क्षेत्र से अग्रिम जमानत मांगता है, जहां पर पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकार क्षेत्र के अदालत में जहां कार्रवाई होगी और ऐसे में उस व्यक्ति को दूसरे अधिकार क्षेत्र से गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे उस व्यक्ति को आशंका है तो उस व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट से ट्रांजिट जमानत मांगने के लिए अर्जी की जा सकती है, यह उसका अधिकार है। इसके अलावा ट्रांजिट अग्रिम जमानत ट्रांजिट रिमांड आदेश के खिलाफ प्रदान किया गया एक उपाय है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड आदेश एक राज्य के न्यायिक मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक अलग राज्य में व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को दिया गया एक परमिट है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में इस परिवर्तन के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधारणा हालांकि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत संहिताबद्ध नहीं है, बल्कि यह एक मिसाल या जज द्वारा बनाया गया कानून का एक उदाहरण है। यह कानून न्यायिक अभ्यास और कानूनी मिसाल के माध्यम से अस्तित्व में आया है। यह प्रकृति में बाध्यकारी है, एक प्रकार से पुलिस की गिरफ्तारी शक्तियों को सीमित करता है। इस तरह की गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए बिना दूसरे राज्य की यात्रा करने के लिए निकटतम उच्च न्यायालय तक पहुंचना होगा और ट्रांजिट अग्रिम जमानत आवेदन के लिए आवेदन करना होगा, यानी कि एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य के किसी अपराधी को गिरफ्तार करना है तो ऐसे में उस व्यक्ति जिसने पहले से ही अग्रिम जमानत ली हुई है उस अपराधी की अग्रिम जमानत के ऊपर रोक के लिए और उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए और एक मुकदमा दायर करना होगा, तब जाकर दूसरे राज्य की पुलिस अग्रिम जमानत पर छूटे अपराधी को अरेस्ट कर पाएगी। अब इससे आगे ऐसे केस और कानून के माध्यम से गिरफ्तारी की आशंका के विषय में चर्चा करते हैं। गिरफ्तारी का अनुमान तब लगाया जाता है जब व्यक्ति पर गैर जमानती अपराध का आरोप लगाया गया हो,
जब एक गैर जमानती अपराध किया जाता है तो पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में पेश करने का अधिकार होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक व्यक्ति दोषी साबित होने तक निर्दोष है, अग्रिम जमानत एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति की गरिमा को आवश्यक और गैर विचाराधीन आधारों पर नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचा सकता। अब इस टॉपिक से जुड़े केस जानते और समझते हैं। मुंबई पुलिस ने भारत के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी पर केस दर्ज कर टीआरपी घोटाले का आरोप लगाया है। मुख्य व्यक्तियों और कर्मचारियों को 17 नवंबर और 18 नवंबर 2020 को विस्तार से बयान दर्ज करने के लिए जांच दल के समक्ष बुलाया गया था। 19 नवंबर 2020 को याचिकाकर्ता ने अपने पिता की बिगड़ती चिकित्सा स्थिति बताते हुए मुंबई पुलिस को एक पत्र प्रस्तुत किया और उन्हें उनके मिलने जाने की परमिशन मांगी। पत्र में यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता अपने पिता के स्वास्थ्य सुधार होते ही जांच प्रक्रिया में अधिकतम सीमा तक सहयोग करेंगे और वह राजी हो गए। मुंबई पुलिस उसे बेंगलोर से गिरफ्तार कर सकती है। इस आशंका की वजह से उसे ट्रांजिट अग्रिम जमानत लेनी पड़ी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें 20 दिनों की अवधि के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत देते हुए कहा, जब गिरफ्तारी की आशंका के कारण किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में होती है तो वे अदालत से राहत मांग सकते हैं, यह उनका अधिकार है। इस प्रकार मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया गया। सीआरपीसी की धारा 46 एक गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर को बंदी बनाकर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बारे में बताती है। सीआरपीसी की धारा 438 पुलिस द्वारा कारावास के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। उच्च न्यायालय उन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत दे सकता है जहां व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार किए जाने की आशंका हो। यदि आरोपी के विरुद्ध में किसी अन्य राज्य में मुकदमा दर्ज किया गया हो तब ट्रांजिट अग्रिम जमानत के आवेदन को लेते समय यह अप्रासंगिक हो जाता है कि किस राज्य में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह से अब कहानी का दूसरा पक्ष भी जानते और समझते हैं। सैयद जफरुल हुसैन और अन्य बनाम पटना राज्य के केस के माध्यम से सैयद जफरुल हुसैन और प्रशांत मजमूदार इन मामले में 2 याचिकाकर्ता थे और एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी भी थे। इन दोनों ने पटना शाखा कार्यालय में क्रमशः डीलिंग असिस्टेंट, अनुभाग प्रमुख के पद पर कार्य भी किया था। सरकार के पास 8000 टन सीमेंट के संबंध में कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी को लेकर पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक मुद्दे पर ध्यान दिया कि सीआरपीसी की धारा 438 देश में किसी भी सत्र या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त रूप से संबंधित है या नहीं। इस तथ्य के बावजूद कि जहां विशेष अपराध किया गया था, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि धारा 438 देश में किसी भी सत्र अदालत या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत देने की परिकल्पना नहीं करती। जहां आरोपी गिरफ्तार हो सकता है, ऐसी शक्ति केवल सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में निहित होती है जिसमें उस अपराध के आयोग के स्थान पर अधिकार क्षेत्र होता है जिस व्यक्ति ने आरोपी है, यानी कि जिस व्यक्ति आरोपी है। इस तरह से पटना हाई कोर्ट के द्वारा उस जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया। अब हम जानते हैं ट्रांजिट जमानत की सीमित अवधि क्या होती है। ट्रांजिट जमानत केवल उस व्यक्ति के लिए सीमित समय अवधि के लिए ही दी जा सकती है जिसे एक अलग अधिकार क्षेत्र से गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की संभावना होती है। जहां से मामला दर्ज किया जाता है उस परिस्थिति में उच्च न्यायालय को यह सुनवाई करने की आवश्यकता है कि आरोपी कार्यवाही की प्रगति के रूप में जमानत देने के लिए अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। अदालत द्वारा दिए गए आदेश एक उचित समय अवधि के लिए ही होगा ताकि आरोपी उचित अधिकार क्षेत्र में न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर सके और मामले को आगे बढ़ा सके। और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट के द्वारा बहुत कम समय के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी जाती है। अब हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय ट्रांजिट अग्रिम जमानत के विषय में क्या कहती है। क्योंकि ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधारणा एक कोडिफाइड कानून के बजाय एक न्यायिक मिसाल है, इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संदीप सुनील कुमार लाहौरिया बनाम जवाहर बेलाराम बिजलानी के मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तर्क दिए।
मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया। मामला महाराष्ट्र राज्य में दर्ज किया गया था। इसके बाद आरोपी ने मुंबई उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जहां आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने ट्रांजिट जमानत की प्रकृति में एक अग्रिम जमानत दायर की, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के किसी भी प्रावधान के तहत मौजूद नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर विचार किए बिना और यह कि जमानत अर्जी विचारणीय है या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने चौंकते हुए कहा कि उनके लिए यह समझना भी मुश्किल था कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में भी किस प्रावधान और अधिकार के तहत ऐसे आवेदन दर्ज किया गया था। साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ट्रांजिट जमानत देने के संबंध में पारित आदेश किसी भी तरह से किसी भी निचली अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत या नियमित जमानत का दावा नहीं करने देगा। किसी भी तरह से आरोपी को किसी निचली अदालत या उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत या नियमित जमानत का दावा नहीं करने देना चाहिए। हालांकि यह ट्रांजिट जमानत के लिए कानून के सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा खुली रखी और सर्वोच्च न्यायालय भी अब तक इसे विस्तृत रूप से नहीं समझा पाया। अब हम ट्रांजिट अग्रिम जमानत के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ट्रांजिट अग्रिम जमानत एक अवधारणा है जिसका इस देश के नागरिकों की समानता और न्याय प्रदान करने के लिए पूरी तरह से उपयोग किए जाना बाकी है। इसका उपयोग कुछ मामलों में आरोपी को उपयुक्त अदालत के सामने अग्रिम प्रार्थना करने में मदद करने के लिए किया जाता है, या अन्य मामलों में एक बचाव का रास्ते के रूप में भी यह उसका उपयोग किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार अवधारणा के बेहतर उपयोग के लिए सिद्धांतों को तैयार करना अभी बाकी है। तो अंत में हम इतना ही कहेंगे, इस कानून का उपयोग आपको किस तरह से करना है वह आप लोगों का विषय है। सही समय पर सही कानून का और अपने अधिकारों का अवश्य उपयोग करना चाहिए। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय